हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आपको आपके ग्रुप डी के टेस्ट सीरीज को, तीसरे टेस्ट सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें खूब इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम चुन के लाए हैं और इसका डिस्कशन हम करेंगे। ये पूरा डिस्कशन को देखने का प्रयास कीजिएगा। ग्रुप डी में निश्चित तौर पर, ग्रुप डी में ही नहीं, कम्पिटिटिव के हर एग्जाम में आपको ये फायदेमंद होगा, ये मेरा वादा है। फायदेमंद होगा क्योंकि सेलेक्टिव ये क्वेश्चन है और हम डाले हैं हर एग्जाम में। आपको स्टेट लेवल का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो या तो रेलवे का एग्जाम हो, सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन डाला गया है। क्लियर? आगे चलें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आपका ये रहा। किस चालक का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो देखेंगे प्रतिरोध बराबर, प्रतिरोध का मतलब होता है आर, प्रतिरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है कि जब कोई चालक तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के गति से, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, इसी धारा को रोकने वाला एक कंटेंट होता है, इसी को प्रतिरोध, रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो धारा के प्रवाह को कम कर देता है, उसे रेसिस्टेंस कहा जाता है, रोक देता है, उसे रेसिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर? अब कोई भी चालक तार, जितना ज्यादा चालकता का गुण उसमें पाया जाएगा, इसका मतलब है कि उसमें प्रतिरोधकता का गुण कम होगा, प्रतिरोधक पदार्थ उसमें कम होंगे, प्रतिरोधकता का मान उसका कम होगा उस चालक तार का, तभी तो कोई तार चालक है। तो अधिक चालक होने का मतलब है प्रतिरोध कम होता है, और जो कम चालक रहेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। क्लियर? अब देखेंगे कि R बराबर रेसिस्टेंस बराबर होता क्या है? तो होता है रो इंटू एल वटा ए। ये हमारा समीकरण होता है, रो इंटू एल वटा ए। क्लियर? अब यह R तो समझ ही रहे हैं कि R क्या है? R है आपका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और रो जो है हिंदी में भी लिख देते हैं, रो जो आपका ये है, रो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता होता है। और यह प्रतिरोधकता जो होता है ना, वो प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो जैसा प्रकृति का, जैसे अगर यदि जो चांदी है तो उसका प्रतिरोधकता जो होगा वो कम होगा। चांदी की तुलना में अगर बात करेंगे तांबा का, तो प्रतिरोधकता थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि चांदी की तुलना में तांबा जो होता है वह कम चालक पदार्थ होता है, कम चालक तार होता है। क्लियर? तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता, जो कि रो से ही इंडिकेट कर लेंगे। एल बराबर जो होता है वह तार की लंबाई, और ए बराबर जो होता है वो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। क्लियर? तो देखेंगे इस समीकरण में हमारा ऑप्शन कौन कौन सा आ गया? चालक तार की लंबाई आ गया, चालक की प्रकृति आ गया, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी आ गया। यानी कि इनमें से सभी किसी चालक तार के प्रतिरोध को निर्भर करता है। क्लियर? यहाँ जो कतरा है लिखा हुआ है, इसको काट के करता है। क्लियर? आगे बढ़े। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसकी दिशा इंगित करता है? दक्षिण। तो दक्षिण वाला देखेंगे, फिगर पहले बना लेंगे, क्लियर? ये हमारा है दाहिना हाथ, ये हमारा दाहिना हाथ है। क्लियर? और इस दाहिने हाथ से हम पकड़े हुए हैं एक तार को। ठीक है? अब देखेंगे कि इसमें से अंगूठा जो हमारा है, ये अंगूठा किसकी ओर इंगित करता है? तो अंगूठा इंगित करता है आई, यानी धारा की दिशा की ओर इंगित करता है। जबकि बाकी ये जो उंगली देख रहे हैं,
ये जो उंगली सारा उंगली देख रहे हैं, ये इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ए से इंडिकेट कर लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को ए से इंडिकेट कर लेंगे। तो अंगूठा जो है वो धारा की दिशा की ओर होगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो बताएगा वो बाकी का ये सभी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। क्लियर? तो धारा की दिशा अंगूठा बताता है। लेकिन अगर इसी में पूछ देता है वाम हस्त का नियम क्या होता है, तो वाम हस्त का नियम जानने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में होता क्या है, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। होता क्या है इसमें कि फिगर बना लेंगे। फिगर कैसा भी बनेंगे समझने का कोशिश करिएगा। क्लियर? अब देखेंगे हमारा ये वाला जो भाग है वो अंगूठा है और इसको तर्जनी कहा जाता है, इसको तर्जनी कहा जाता है। अंगूठा के बगल वाला उंगली को तर्जनी और इसको मध्यमा कहा जाता है। और ये तो समझ ही रहे हैं कि अंगूठा है। अब इसमें देख लेंगे वाम हस्त नियम के अनुसार जब ऊपर के 3 उंगली को समकोणित अवस्था में अगर यदि जो रखेंगे तो अंगूठा जो होगा वह बल होगा। क्लियर? अब ये तो दाहिने हस्त का नियम ये वाला क्लियर हो गया, लेकिन वाम हस्त के नियम में देखेंगे तो तीनों उंगली ऊपर वाला जो होगा अंगूठा, वो तीनों उंगली अंगूठा जो होगा वो समकोणित अवस्था में होगा, इस अवस्था में होगा। और समकोणित अवस्था में जो होगा तो ये अंगूठा जो आपका होगा, अंगूठा जो होगा वह चुंबकीय बल यानी फोर्स, चुंबकीय बल यानी फोर्स को इंडिकेट करेगा। जबकि तर्जनी जो आपका है, तर्जनी उंगली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम लोग बी से इंडिकेट कर लेंगे चुंबकीय क्षेत्र को। जबकि धारा या ए को ही, क्योंकि उसमें ए इंडिकेट किया था, इसमें भी ए ही इंडिकेट कर लीजिए ए। जबकि मध्यमा जो होता है वह धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। क्लियर? याद रखिएगा वाम हस्त नियम में यह अंगूठा जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की ओर, एफ की ओर इंडिकेट करेगा, जबकि ये तर्जनी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र, जबकि नीचे वाला मध्यमा जो है वह धारा की दिशा को इंडिकेट करेगा। क्लियर? बढ़े आगे। दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? जाहिर सी बात है प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, अगुरुत्वीय त्वरण h है तथा पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार क्या होगा? तो कोई भी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी पर, कोई भी वस्तु का भार, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु का भार जो होता है वह निश्चित तौर पर वजन ही होता है। और यह वजन जो होता है वह पृथ्वी पर लगाए गए फोर्स, क्योंकि पृथ्वी पर कोई वस्तु है तो जाहिर सी बात है दो पिंड है, एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर रखी हुई वस्तु है, तो दोनों वस्तु एक दूसरे की ओर बल लगाएगा। यानी पृथ्वी भी उस पिंड पर बल लगाएगा और पिंड भी उस पृथ्वी पर बल लगाएगा अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि यह भार जो हमारा है, यह वेट जो हमारा है वो एक प्रकार का फोर्स ही है। यह वेट जो हमारा है वह एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। किस पर? पृथ्वी पर लगाया जाने वाला फोर्स है हमारा यह भार, वजन। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि F बराबर एम ए होता है, F बराबर एम ए होता है। तो यह जो F है, ये जो फोर्स है, ये तो है W, वजन है हमारा, वजन है, W है। अब इसको मास इंटू जी हम, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे दिया कि H है। क्लियर?
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन h दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पे g दिया हुआ रहना चाहिए तभी तो होगा जाके। तो w बराबर mg, a के जगह पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्लियर। बढ़े आगे। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान क्या होता है, तो संवेग बराबर p बराबर फॉर्मूला होता है, p बराबर होता है संवेग बराबर p, यानी संवेग बराबर होता है m इंटू v, m इंटू v। क्लियर। तो इसमें मास इंटू वेलोसिटी होता है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बन जाएगा। क्लियर। बढ़े आगे। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में कि क्या होता है ऊर्ध्वपातन। दरअसल ऊर्ध्वपातन एक प्रोसेस होता है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो ठोस मिश्रण को एक दूसरे से अलग किया जाता है। क्लियर। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, तो कहेंगे कि ऊर्ध्वपातन वह प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ठोस, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया उसे कहा जाता है जब कोई ठोस, अब देखेंगे कोई भी वस्तु है वह तीन अवस्था में, ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में पाया जाता है। तो कोई भी ठोस बिना बीच वाला अवस्था, द्रव्य अवस्था में बदले ही गैस अवस्था में बदल जाता है। क्लियर। देखिए कोई भी वस्तु जो होता है ना वो तीन अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक। अब पहले वह ठोस में होता है तो वह द्रव्य गैस अवस्था में जाने से पहले द्रव्य अवस्था में चयन होता है। देखेंगे वस्तु है। क्लियर। अब यह वस्तु तीन अवस्था में पाया जाता है। कोई भी कण जो है वो तीन अवस्था, उसकी अवस्थाएं तीन होती है। एक ठोस होता है, दूसरा गैस होता है और तीसरा द्रव्य होता है। क्लियर। अब ठोस गैस में बदलता है और गैस जाके द्रव्य में, सॉरी, तीन अवस्था ठोस, द्रव्य और गैस होता है, इसको मिटा लीजिए। ठोस अवस्था में जो होता है वह पहले बदलता है द्रव्य अवस्था में, बीच वाला अवस्था द्रव्य अवस्था, और उसके बाद यह गैस अवस्था में बदलता है। तो जब कोई ठोस डायरेक्ट गैस द्रव्य में ना बदल के गैस में एक्सचेंज हो जाता है तो ऐसे स्थिति को ही ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहा जाता है। और ऊर्ध्वपातन या कोई गैस द्रव्य अवस्था में न बदल के डायरेक्ट ठोस अवस्था में बदल जाता है, बीच का अवस्था ही गायब हो जाता है, इसी को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन में के प्रोसेस के द्वारा दो ठोस मिश्रणों को अलग किया जाता है। इसके द्वारा अलग किया जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लोग रखते हैं इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। किसको अलग किया जाएगा, तो कपूर, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, सब एकदम ध्यान रखिएगा। कपूर, नेप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। क्लियर। इसको हम लोग नौशादर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, नौशादर भी बोलते हैं। और एंथ्रासीन होता है। क्लियर। इतने ETC और लगा देंगे, ETC, कपूर, नेप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौशादर कहा जाता है,
एंथ्रासीन को एक दूसरे से अलग किया जाता है। समझ गए? समझ गए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें अमोनियम क्लोराइड। नाभिक से निकलने वाला विकिरण में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अब देखेंगे भेदन क्षमता रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाला अदृश्य किरण होता है। जब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाला अदृश्य कणों को या किरणों को, अदृश्य किरणों को विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र से गुजारा तो कोई कण ऐसा था, कोई किरण या कण, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई किरण ऐसा था जो ऋण ध्रुव की ओर तथा कोई किरण धन ध्रुव की ओर चला गया एवं अन्य किरण बिना विचलित हुए ही पार कर गया। क्लियर? पार कर गया। इतने बात को समझेंगे कि जब रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाला अदृश्य किरण जो था 1902 ईस्वी में प्रयोग किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, तो इन्होंने देखा कि कुछ किरण ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाते हैं और कुछ धन ध्रुव की ओर चले जाते हैं और कुछ बिना विचलित हुए ही आर पार चले जाते हैं। तो देखेंगे जो धन ध्रुव की ओर गया, जो ऋण ध्रुव की ओर गया, वो था अल्फा कण। जो ऋण ध्रुव की ओर गया वो अल्फा कण था, पहली बात। और जब ये ऋण ध्रुव की गया, जाहिर सी बात है यह पॉजिटिव होगा तभी तो ये ऋण ध्रुव की ओर गया, निगेटिव की ओर गया। दूसरा निकला बीटा। अब बीटा धन ध्रुव की ओर चला गया, तो जाहिर सी बात है कि यह नेगेटिव कण होगा, तभी तो यह धन ध्रुव की ओर गया। और तीसरा था, वह था गामा रे, जो ना तो धन ध्रुव था यानी अध्रुवीय था, कोई ध्रुव इस पर नहीं था, ना तो धन ध्रुव था और ना ही ऋण ध्रुव इसमें था। तो देखेंगे कि सब विचलित इसमें से कौन, ये तो कोई किसी भी तरीके से विचलित हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि इसकी गति सबसे ज्यादा थी, इसका गति सबसे ज्यादा हो जाएगा। तीन परिस्थिति में निकालेंगे कि होगा क्या, कि भेदन क्षमता के आधार पर। बार बार क्वेश्चन पूछ देता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेदन क्षमता गामा को इस तरीका से इंडिकेट किया जाता है, गामा को बाई के आकार का लिया जाता है, गामा को। क्लियर? अब देखेंगे इसमें भेदन क्षमता के आधार पर छांट लेंगे। भेदन क्षमता के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता जो था वह गामा किरण का था। गामा था, उसके बाद था बीटा,
उसके बाद अल्फा का भेदन क्षमता, क्लियर, भेदन क्षमता था। उसके बाद देखेंगे गति के आधार पर अगर देखेंगे, गति के आधार पर अगर देखेंगे तो गामा का यही हो जाएगा, बीटा का और उसके बाद अल्फा का, ठीक है। और उसके बाद गतिज ऊर्जा के आधार पर देखेंगे, क्लियर, गतिज ऊर्जा के आधार पर देखेंगे, गतिज ऊर्जा के आधार पर अगर यदि जो देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा जो था वो अल्फा किरण का, उसके बाद किसका था, बीटा किरण का, और उसके बाद था गामा किरण का, उसके बाद गामा किरण का, क्लियर, क्लियर। आगे चलते हैं, तीनों चीज याद रखिएगा, भेदन क्षमता के आधार पर, गतिज ऊर्जा के आधार पर और गति के आधार पर, किसकी गति सबसे ज्यादा थी, किसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा थी, किसकी भेदन क्षमता ज्यादा थी, क्लियर। आगे चलते हैं, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। लोहा और जंग एक ही पदार्थ होते हैं। लोहा और जंग एक ही पदार्थ होते हैं? जी नहीं, जंग जो होता है वो हमारा संक्षारण होता है, संक्षारण, करोजन होता है। जंग जो होता है वो संक्षारण है, एक प्रकार का संक्षारण प्रोसेस होता है। कोरोजन, कोरोजन होता है, संक्षारण होता है। अब थोड़ा सा देख लेंगे कि जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगाती है। बिल्कुल सही बात है, आसानी से जंग नहीं लगाता है, इसे ही यशद लेपन कहा जाता है। यशद लेपन इसे कहा जाता है, क्लियर। अब देखेंगे कि जंग लगा हुआ जो पदार्थ होता है, जंग लगने वाला पदार्थ, कभी कभी हो सकता है पूछने की संभावना, जंग लगने वाला पदार्थ जो होता है वह फेरसोफेरिक ऑक्साइड, उग नहीं रहा है जिस कारण से मुंह ऐसे कर रहे हैं, फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र भी अगर देखना चाहेंगे तो Fe2O3X ये जो आप देख रहे हैं, X जो देख रहे हैं वह जल के अणु की संख्या है। ये X जो है जलीय अनुसंख्या है, और यह जलीय अनुसंख्या बदलते रहता है, बदलते रहता है। समझ गए, क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो गया जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगना, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, क्लियर। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? जो छोड़ा गया था वह छोड़ा गया था गैलियम, गैलियम जो था वह छोड़ा गया था, क्लियर। अब पद स्थापित किया गैलियम ही। अब देखेंगे थोड़ा सा कि गैलियम एक एका एल्यूमिनियम, इसीलिए इसे एका एल्यूमिनियम कहा जाता है। एका एल्यूमिनियम यानी Al2O3 के रूप में जाना जाता है। और इसी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए स्थान पर जो गैलियम आया उसका प्रारंभिक सूत्र क्या था? तो E2O3 था, E2O3। सवाल ये भी पूछा हुआ है, क्लियर। आगे चलें, और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, क्योंकि हम जैसे आपको प्यार दे रहे हैं ठीक उसी तरीका से आपसे भी प्यार की इच्छा हम करते हैं, क्लियर। किसी तत्व में दो शेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो बताइए वह तत्व कौन सा हो जाएगा? अब देखेंगे थोड़ा सा परमाणु संख्या देख लेंगे। नियॉन का कितना होता है? 10 होता है। आर्गन का कितना होता है? 18। क्लोरीन का कितना होता है? 17। और सोडियम का 11 होता है। अब देखेंगे सेलों की संख्या कौन कौन होता है? K, L, M और N, K, L, M और N। आप देख लेंगे इसमें सेल कौन कौन से कितने सेल तक पहुंचता है, क्लियर। नियॉन का देख लेते हैं।
नियॉन का 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम कैसे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p6। कायगो कोश, पहला कोश और दूसरा कोश, यानी इसमें k कोश और l कोश आया, 2 कोश आया। दूसरा देख लेते हैं आर्गन। आर्गन का कितना है 18 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 3p6। क्लियर, कितने कोश गया 1 2 और 3 कोश, यानी k l और m 3 कोश इसमें गया। क्लोरीन का देख लेते हैं 17 है। इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर, अब देख लेते हैं कितना कोश 1 2 और 3, यानी k l और m 3 कोश तक गया। उसके बाद सोडियम देख लेते हैं। सोडियम का वो काहे छोड़ देंगे भाई, 11 है दिया हुआ। इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। ये कितना कोश 1 2 और 3, यानी k कोश l कोश और m कोश 3 कोश तक गया। देखिए ना, एगो है 1 2 गो इसमें, तो ये दूसरा कोश, और ये 3 गो 1 तो तीसरा कोश ये वाला। तो यानी इसमें कह रहा है 2 शेल है और दोनों पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो 2 शेल किस में, केवल नियॉन में, 2 शेल केवल नियॉन में। आपका आंसर नियॉन हो जाएगा। बाकी सभी में 3-3 कोश है। कोशिकांगों में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है, वह क्या होता है। क्लियर, वह क्या होता है। अब देखेंगे कि इसमें सेंट्रियोल कहा जाता है। क्लियर, तो इसको सेंट्रियोल को हम लोग कहेंगे, इसमें ऑप्शन आपका गलत पड़ गया है, सारा ऑप्शन गलत है, इसमें से कोई नहीं होगा, किसी में नहीं, कुछ नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा दरअसल ये भी किसी में नहीं, इनमें ये दूसरा कोई क्वेश्चन का आंसर चला गया होगा, टाइप करने में प्रॉब्लम हुआ होगा। सेंट्रियोल जो होता है उसमें पाया जाता है वह सेंट्रोसोम। क्लियर, आगे बढ़े। बेलनाकार संरचनाएं होती है। आगे है, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, आल्ट मैन के द्वारा 1890 ईस्वी में किया गया था, जबकि इसका नामकरण बेंडा नामक विद्वान ने 1897 ईस्वी में किया था। लाइसोसोम की खोज 1958 ईस्वी में डी दुबे नामक विद्वान ने, और इस लाइसोसोम को कहा क्या जाता है, तो सुसाइडल बैग, आत्म हत्या की थैली कहा जाता है। जबकि केंद्रिका तो होता है वह सेंट्रियोल्स होता है, और केंद्रक जो होता है वह न्यूक्लियस, जिसे कहा जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसके द्वारा, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक विद्वान के द्वारा, जिसे कंट्रोलर ऑफ द सेल, कोशिका का नियंत्रक घर कहा जाता है। क्लियर, बढ़े आगे। केंद्रक द्रव्य और केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य के बीच, अब देखेंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, ये हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यह कोशिका में पाया जाता है। क्लियर, और कह रहा है केंद्रक द्रव्य,
केंद्रक में द्रव्य जो पाए जाते हैं, केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है और कोशिकाओं में जो द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक के बाहर ये क्या है, कोशिकाओं में जो द्रव्य पाया जाता है, इसके बीच पदार्थ का आदान प्रदान, ये द्रव्य और ये द्रव्य के बीच जो कोशिक आदान प्रदान होता है, द्रव्य का जो आदान प्रदान होता है, वह इस न्यूक्लियस में छोटे छोटे होल होते हैं, न्यूक्लियस में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और केंद्रक के बीच बीच में ये होल होते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहा जाता है। इसी के द्वारा द्रव्यों का आदान प्रदान होता है। क्लियर? बढ़े आगे। श्वेत तंतु तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। किसमें? श्वेत तंतु और पीला तंतु पाया जाता है। थोड़ा सा इसमें देखेंगे डिटेल से। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, जो भी वीडियो देखते हैं ना, लाइक जरूर कीजिएगा कम से कम, ताकि इस तरीका से जो हम कर रहे हैं जल्द से जल्द हमारे यहाँ भी डिजिटल बोर्ड आया और आपको हम डिजिटली तरीका से बढ़िया से इसको समझा सकें। हालांकि अभी भी हम पूरा योगदान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा चला जाता है। फिर भी वीडियो को देखिएगा, लाइक सेशन को जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। संयोजी उत्तक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक तो वास्तविक संयोजी उत्तक होता है, वास्तविक संयोजी उत्तक होता है। हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक होता है जिसे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। प्रॉपर कनेक्टिव क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है और आजकल का हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये पूछ देता है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर? दूसरा क्या होता है? तो दूसरा जो टिश्यू होता है वह स्केलेटल, स्केलेटल मतलब होता है कंकाल, हिंदी में लिख देते हैं कंकाल उत्तक। और तीसरा जो होता है वह होता है तरल उत्तक, तरल उत्तक, या इसी को संवहन उत्तक कहा जाता है। हमारा ब्लड क्या है? तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल या संवहन उत्तक होता है। तो संयोजी उत्तक 3 प्रकार का। अब देखेंगे इसमें से कि यह वास्तविक संयोजी उत्तक जो होता है वह होता है एरियोलर उत्तक। यह वास्तविक संयोजी उत्तक जो होता है वह एरियोलर के रूप में बटा हुआ होता है, एरियोलर उत्तक के रूप में बटा हुआ होता है। क्लियर? और इस एरियोलर उत्तक में, इस एरियोलर उत्तक में श्वेत कई प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, जिसमें श्वेत तंतु यानी व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइबर, और दूसरा होता है पीला तंतु। इसी एरियोलर उत्तक का हिस्सा होता है ये दोनों, श्वेत तंतु और पीला तंतु यानी येलो फाइबर। क्लियर? येलो फाइबर। अब देखेंगे कि इसका काम क्या होता है, श्वेत तंतु का काम क्या होता है। तो श्वेत तंतु जो होता है वह अलचीला होता है। यह तंतु ऐसा तंतु होता है जो मांसपेशियों को लचकने नहीं देता है, लचीला बनाने से ये रोकने का काम करता है। जबकि इसकी तुलना में इसको देखेंगे तो अलचीला, अलचीला होता है और ये होता है लचीला, ये लचीला होता है। और इस एरियोलर उत्तक का जो कार्य होता है, इसका कार्य की बात कर लेंगे तो इसका कार्य जो होता है वह होता है एक त्वचा को 2 मांसपेशी, 2 मांसपेशी से जोड़ता है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका एरियोलर उत्तक आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। यदि 2 जूल कार्य 2 सेकेंड में किया जाए तो सामर्थ्य का मान कितना हो जाएगा? अब देखेंगे सामर्थ्य बराबर क्या होता है। सामर्थ्य बराबर क्या होता है, यानी क्षमता, जिसको क्षमता कहा जाता है। तो कार्य करने की दर
दर मतलब समय, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहा जाता है। तो कार्य कितना है भाई, 2 है जूल, और समय कितना है, 2 सेकेंड है। दोनों कट गया, 1 वाट सामर्थ्य जो हो गया वह 1 वाट हो गया। क्लियर। शक्ति। बालू की एक कण के त्रिज्या 1.6 गुने 10⁻⁻4 मीटर है। एंगस्ट्रॉम में इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। अब यहाँ आपको दिया हुआ है 1.6 गुने 10⁻⁻4 मीटर दिया हुआ है। तो इसको एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए बट्टा में 10⁻⁻10 कर देंगे। अब ये 10 पर पावर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 10, और 10 पर पावर यहाँ हो जाएगा, देखिए 1.6 गुने 10⁻⁻4 गुना 10 पर पावर ये प्लस 10 हो जाएगा। अब ये दोनों तो समान है, घटा दीजिए, 1.6 गुने 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़े आगे। 1 बिलियन में जल के 43 मिलीलीटर के साथ 2 मिलीलीटर एसीटोन मिश्रित है। इस बिलियन की सांद्रता का मान ज्ञात कीजिए। अब सांद्रता निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है सांद्रता बराबर क्या होता है कि विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। क्लियर। अगुना सांद्रता है तो 100 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। अब देखेंगे विलेय का आयतन दिया हुआ है आपका, विलेय का आयतन आपका दिया हुआ है और बिलियन का आयतन हमको निकालना है। बिलियन का आयतन हमें निकालना है। तो बिलियन का आयतन बराबर विलेय प्लस विलायक। अब विलेय कितना दिया हुआ है आपको, विलेय दिया हुआ है 43 किलोग्राम मिलीलीटर, विलेय जो जल है विलेय है आपका, प्लस विलायक जो है वह 2 मिलीलीटर है, 2 मिलीलीटर बराबर हो गया आपका कितना, 45। क्लियर। अब बिलियन का आयतन भी आपका आ गया। विलेय का आयतन आपको दिया हुआ है, विलेय का आयतन कितना दिया हुआ है भाई, तो हम पहले ही जानते हैं कि विलेय का आयतन दिया हुआ है 2 और गुना में 100 कर दीजिए, बट्टा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 45, टोटल क्या आया 45। अब कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा 200 और बट्टा 45, 200 बट्टा 45। जब भी इसको काटिएगा तो निश्चित तौर पर आपका आंसर हो जाएगा वह 4.4%। बढ़े आगे। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका तरंग दैर्घ्य 2 है, तो तरंग की आवृत्ति इसका क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए v बराबर होता है, फॉर्मूला होता है v बराबर n इंटू लेमडा। क्लियर। अब v बराबर n इंटू लेमडा होता है तो हमें कह रहा है तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति निकालने के लिए n4, ये आपका हो गया तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं, तरंग दैर्घ्य किससे सूचित करते हैं, लेमडा से, और n जो हमारा हो गया वह क्या हो गया, आवृत्ति। क्लियर। अब हम क्या, ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब हम n बराबर लिख सकते हैं v बटा लेमडा। क्लियर। अब n बराबर लेमडा को इधर कर दीजिएगा तो v बटा लेमडा हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 340 दिया हुआ है बट्टा लेमडा का मान भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसको आप क्या कीजिएगा, मीटर में बदलिएगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से इसको भागा कीजिएगा, 100 से भागा कीजिएगा तो ये भागा वाला 100 ऊपर चला जाएगा। क्लियर। अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दे दीजिए। अब 340 अगुना 100 बटा 2, 17 दूनी 34 यानी 17,000 आपका आंसर 17,000, और आवृत्ति को हम हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, आंसर आपका डी। क्लियर। आगे, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस होता है कितना, इसका परमाणु संख्या
पी इंडिकेट करता है फास्फोरस को। इसकी परमाणु संख्या होती है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए 6 4 10 5 15 हो गया। अब बाह्यतम, अब देखेंगे कि एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्लियर। तो 3 2 5। थोड़ा सा एक चीज और लिखेंगे, और वैसे भी फास्फोरस को पंच संयोजी कहा जाता है। फास्फोरस को पंच संयोजी कहा जाता है। पंच संयोजी मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वाला संयोजन होता है ये। और इसकी खोज की बात करेंगे, फास्फोरस की खोज की बात करेंगे, तो हेनिंग ब्रॉन्ड के द्वारा 1669 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। बढ़े आगे। इंफॉर्मेशन का कनेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? फाइल। आगे है कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें से नहीं होता है? तो देखेंगे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, लेकिन गूगल प्लस किसी भी प्रकार का एक्सप्लोरर नहीं है। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व कौन सा होते हैं? तो देखेंगे ग्रुप पर ध्यान देंगे। ग्रुप 17 के जो तत्व होते हैं, ग्रुप 17 के तत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है किसको किसको भाई? तो फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को और एस्टेटीन को। अब फ्लोरीन को देख लेंगे 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है और एस्टेटीन का 85 होता है। समझ में आ गया? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको भाई? तो इसके अंतर्गत आप में शामिल हो जाएगा हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होता है। जबकि सबसे बाहरी ग्रुप जो होता है वो 18वां ग्रुप निष्क्रिय गैस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। आगे बढ़े। पोटेशियम बेटा बाईसल्फेट, बेटा नहीं लिखा हुआ है, ये रोशन भी है ना, बड़ा अजीबे आदमी है, पेटा लिखा हुआ है। पोटेशियम पेटा बाईसल्फेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो पोटेशियम पेटा सल्फेट, हम भी करें पेटा, मेटा होगा, पोटेशियम मेटा सल्फेट K2S2O5। क्लियर। इसका रासायनिक रूप से लिखेंगे तो K2S2O5 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। और यह होता क्या है? तो यह सल्फेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें करते हैं? तो हल्के रंग वाले पेय पदार्थ में इसका प्रयोग करते हैं, पीने वाला पदार्थ में, हल्का रंग जिसमें पाया जाता है। राधा रेड्डी, अब देखेंगे राधा रेड्डी केवल नहीं याद रखेंगे, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दोनों याद रखेंगे। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से, राधा रेड्डी यहीं पर कुचिपुड़ी वाला में लिखेंगे। एक और राजा रेड्डी, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण। कथक को ध्यान रखेंगे तो कथक में महाराज वाला जितना भी चीज आ जाएगा, बिरजू महाराज, अक्षन महाराज, लच्छू महाराज, महाराज वाला जितना भी रहेगा ध्यान रखिएगा कि वो कथक में है। लच्छू महाराज। क्लियर। ओडिसी से अगर याद रखेंगे तो संयुक्ता पानीग्रही ओडिसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल। क्लियर। भरतनाट्यम से भी याद रखेंगे
इसमें भी यामिनी कृष्णमूर्ति आ जाएगा, सोनल मानसिंह आ जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, एएसआई में पद ए क्या इंडिकेट करता है? ए का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल। एएसआई दरअसल जो होता है वह होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था और इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम बनाए गए थे। इसका मुख्यालय भी याद रखेंगे, मुख्यालय इसका एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़े आगे। आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है? तो ये कार्टूनिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। इको मार्क किसके लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण की शुद्धता के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है वैसे पदार्थों को इको मार्क दिया जाता है। एग मार्क एक होता है, एग मार्क होता है, एग मार्क जो होता है वह खाद्य पदार्थ पर दिया जाता है, खाद्य पदार्थ पर दिया जाने वाला एक प्रकार का मार्क होता है, चिन्ह होता है। जबकि हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क आभूषण पर दिया जाने वाला मार्क होता है। क्लियर। स्पेन का मुंबई बार्सिलोना शहर को कहा जाता है, स्पेन का मुंबई बार्सिलोना शहर को कहा जाता है। की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। अब देखेंगे, चेकर जो होता है वो बोर्ड पर खेला जाने वाला एक खेल होता है। चेकर बोर्ड पर जितना भी खेल खेला जाता है, चेस खेला जाता है या आप गिट्टी वाला कोई भी खेल खेलता है जो चेकर पर खेला जाता है। इसके अलावा सॉलिटेयर के अंतर्गत शामिल किया जाता है कि यह कार्ड गेम होता है, कार्ड गेम होता है। और सांप सीढ़ी जो होता है वह एक अंधविश्वास पर आधारित है। कहा जाता है इस खेल में कि सांप कभी सीढ़ी पर नहीं चढ़ता आता, सीढ़ी से आप चढ़ जाते, खेलने वाला तो चढ़ जाता है। क्लियर, खेलने वाला सीढ़ी से चढ़ जाता है लेकिन सांप सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है। तो यह एक अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है सांप सीढ़ी का खेल। आगे देख लेते। 20 बिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? डेनिस टिटो, डेनिस टिटो। अब डेनिस टिटो के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं और 2006 में 8 दिन तक, इतना पैसा खर्च करके 8 दिन तक अंतरिक्ष में समय गुजारा था। क्लियर। आगे है, किस बॉलर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? इवांडर होलीफील्ड को, अमेरिका के 1984 से लेके 2011 तक। क्लियर, बढ़े आगे। किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को ऑस्कर पुरस्कार 1992 ईस्वी में दिया गया था। इसी 1992 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है सत्यजीत रे को। क्लियर। डिजिटल संकेतों को संवृत्त संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण इसमें से क्या होता है? तो यह होता है मॉडेम। यह मॉडर्न नहीं लिखा हुआ है, ये मॉडेम होता है। हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक में हुआ है। थोड़ा सा देख लेंगे कर्नाटक के संबंधित जन सेवक योजना, जन सेवक योजना कर्नाटक में ही शुरू हुआ है। अरुंधति और मैत्रेयी योजना इलेक्ट्रिक बाइक, इसी में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना,
इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना। कहाँ? सभी कर्नाटक में। बिहार में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिहार से कौन सा है। सीएम नारी शक्ति योजना, सीएम नारी शक्ति योजना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बिहार में है, बार बार सवाल इससे पूछता है, खास करके स्टेट लेवल वाला में ध्यान देंगे। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना अभी हाल ही में शुरू किया है। जल जीवन हरियाली योजना कहाँ की सरकार? बिहार की सरकार का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये छपेगा VVI। जल जीवन हरियाली योजना बार बार ये क्वेश्चन में पूछता है। बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तमिलनाडु से थोड़ा सा याद रख लेंगे कि तमिलनाडु में कौन कौन योजना है। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना। क्लियर? उत्तर प्रदेश की अगर यदि जो बात कर लेते हैं तो मातृभूमि योजना, मातृभूमि योजना। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए, हाल ही में भारत का विदेश मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? 571 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, 8611 मीटर ऊंचा है। क्लियर? इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम या गॉडविन ऑस्टिन इसी को कहा जाता है। बढ़े आगे। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखेंगे, चूंकि ऑप्शन आपका है नहीं, तो वैसे हुंडरू जलप्रपात तो स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, जो अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 74 मीटर ऊंचा है। 74 मीटर ऊंचा है हुंडरू जलप्रपात। वैसे एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायपुर, राजधानी है रायपुर में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। जबकि भारत का सबसे बड़ा अगर यदि जो पूछ देगा तो क्या कहिएगा? जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1924 ईस्वी में। तो कर्नाटक में स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर? भारत का। आनुवांशिकी की इकाई क्या होती है? आनुवांशिकी पढ़ना है तो मेरा एक क्लास है YouTube पर डाला हुआ, आनुवांशिकी का क्लास, उसमें देख लीजिएगा कि जीन है आनुवांशिकी की इकाई। आनुवांशिकी की खोज किसने की? आनुवांशिकी में यह क्रोमोसोम क्या है और क्रोमोसोम में जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, जीन में क्या क्या होते हैं, सभी चीज दिया हुआ है। तो आनुवांशिकी की इकाई जीन होती है। आगे देख लेते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बातक पाया जाता है। कॉकरोच नहीं जल में रह सकता है क्योंकि इसमें बातक पाया जाता है। क्लियर? अब देखेंगे बातक का मतलब क्या होता है? ट्रैक्यूल्स। इसलिए यह नहीं पाया जाता है, नहीं जीवित रह सकता है। ट्रैक्यूल सिस्टम के कारण इसमें श्वसन की क्रिया होती है। बढ़े आगे। वैसे कॉकरोच ही नहीं बल्कि ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के, अब ऑर्थोपोडा में कौन कौन शामिल हो जाएगा? सभी कीट पतंग, सभी कीट, जिसमें 3 जोड़ी ऑर्थोपोडा में 3 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पंख और 1 जोड़ी एंटीना होगा सर पर
एंटीना होगा। ये तीनों गुण जिसमें होगा वो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत, और ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं अर्थात कीट वर्ग इसमें आता है, सभी में बातक के द्वारा श्वसन की क्रिया होता है, ट्रैक्यूल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होता है, ट्रैकिया गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होता है, ट्रैकियल गिल्स के द्वारा होता है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो पानी के ऊपर आ जाएगा और तैरता हुआ वह जलने लगा। वायु के संपर्क में आकर सोडियम जलना शुरू हो जाता है और ऊपर आ जाता है, जल के ऊपर में चला आएगा, घनत्व इसका कम होता है, जल से ऊपर आ जाएगा, तैरेगा, जिसके कारण से यह वायु के संपर्क में रहेगा और यह जल उठेगा। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट, लोकप्रिय नाम इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका की चर्चा किया गया? संघीय न्यायपालिका की चर्चा भाग 3 के अध्याय 4 में, भाग 3 के अध्याय 4 और अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक की चर्चा किया गया है। क्लियर? बढ़े आगे। भाग 5, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक इसमें से कौन है? तो व्याख्याकार जो व्याख्यान करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, संविधान का व्याख्याकार, और उसका संरक्षण भी होता है क्योंकि मौलिक अधिकार का निलंबन करता है, युक्त प्रतिबंध लगाता है संसद मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाता है, युक्त प्रतिबंध मौलिक अधिकार पर। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगता है और यही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन में कैरियर हासिल किया है? बैडमिंटन में पीवी सिंधु, पुरसला वेंकट सिंधु, पूरा नाम पुरसला वेंकट सिंधु, पुरसला वेंकट सिंधु ने बैडमिंटन में हासिल किया है और यह ओलंपिक में महिला एकल ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली एकल प्रतियोगिता, बैडमिंटन के एकल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु है। क्लियर? बढ़े आगे। पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है? तो हैदराबाद। इनका जन्म अविभाजित आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान समय में हैदराबाद जो है वो किसका हिस्सा है? तेलंगाना का। दादा के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, दादा कहा जाता है इनको। क्लियर? बढ़े आगे। और फुटबॉल में इन्हें पेले, थोड़ा सा देख लेंगे, मेजर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले के बराबर तथा क्रिकेट में ब्रेडमैन के बराबर संज्ञा दिया जाता है। क्लियर? और मेजर ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था वो यूपी, इनका जन्म यूपी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनके ही कार्यकाल में, इनके ही खेल के समय 1932, 1936 और 1928 ईस्वी में स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। केरल में, हालांकि मोहिनीअट्टम भी केरल में है लेकिन सर्वाधिक प्रचलित कथकली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आगे चलते हैं। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारन। इसके अलावा देख लेते हैं कि अमीर खुसरो जो थे इन्होंने
ही तबला का आविष्कार किया था। तबला का आविष्कार। क्लियर, बढ़े आगे। लास्ट सपर और मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची। लास्ट सपर और मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची। माइकल एंजेलो के बारे में देख लेंगे तो माइकल एंजेलो जो है वो द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, दोनों कृति चित्रकारी के रूप में माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। जबकि राफेल के द्वारा जो दिया गया है, राफेल जो बनाया गया जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्रकारी किया है। बढ़े आगे। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और ये बार बार इसको देखने का कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा इसको खुद से। विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? तो गुएर्निका किसकी कृति है? वह है गुएर्निका पाब्लो पिकासो की कृति है। पाब्लो पिकासो की कृति है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के नौसेना के साथ बोंगोसौर बांग्लादेश के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेशन था और ये तीसरा टेस्ट है, इसको देखने का कोशिश कीजिएगा और हमारे केसरिया कंपटीशन क्लास को आगे बढ़ाइएगा, इसको प्यार दीजिएगा ताकि हम भी आगे बढ़ें और आपको भी आगे बढ़ाएं, निश्चित तौर पर सफलता दिलाएं। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना तैयारी करते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। क्लियर, बाय बाय।